प्रबल, ये जो पूरी पूरी बातचीत जो है, पूरा जो मुद्दा है, जिस तरीके से अब उसको प्रचारित प्रसारित किया और करवाया जा रहा है जातीय जनगणना को, वो एक चीज तो साफ दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पहलगाम के मुद्दे से लोगों का, विपक्ष के तमाम नेताओं का ध्यान डाइवर्ट करना जरूरी था। और वही वजह भी थी, क्योंकि वो सारे लोग लगातार पहलगाम पर सरकार का साथ दे रहे थे, उसी को लेकर के वो बयान दे रहे थे। सभी लोग ये कह रहे थे कि सारे सरकार कार्रवाई करे, हम सरकार के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, कल भी उन्होंने बोला अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन सरकार को भाई इसी से दिक्कत थी, क्योंकि सरकार मजबूर हो रही थी कार्रवाई करने के लिए। तो इसके लिए इस जाति जनगणना का मुद्दा सरकार ने उठाया है। और दूसरा एक और चीज है, अभी तक तो इसको लगातार कांग्रेस सामाजिक न्याय और जाति जनगणना को लेकर के पिच कर रही थी और मजबूती के साथ कर रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब तो ये मुद्दा कांग्रेस के हाथ से निकल करके भाजपा के हाथ में जाता हुआ दिख रहा नमस्कार राम प्रकाश जी। और देखिए, ये वर्तमान की जो सरकार है, मोदी जिसके प्रधानमंत्री हैं, इसको मैं यू टर्न सरकार कहूँ तो ज्यादा लगता है। ये वही मोदी थे जो अभी 2024 के इलेक्शन में एक्सरे, जब राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना को एक्सरे कह रहे थे और एक्सरे का किस तरीके से अपमान किया जा रहा था, जातिगत जनगणना का अपमान नरेंद्र मोदी कर रहे थे, किस तरीके से जातिगत जनगणना को अर्बन नक्सल से जोड़ा जा रहा था। और तमाम उनके प्रवक्ता, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी हो और अन्य हो, जाति विद्वेष, जाति संघर्ष की बात कर रहे थे। और उनके जो तमाम पापा की परियां एंकर्स थी, वह लगातार विरोध कर रही थी। कल से पता नहीं, मैंने टीवी तो देखता नहीं हूँ, आप देखते होंगे और आपके बहुत सारे परिचित भी पत्रकार वो एंकर है, उद्घोषिकाएं हैं, मतलब मैं उनको पत्रकार तो नहीं कहूंगा, उनको उद्घोषक कहूंगा, एंकर कहूंगा। अब उन एंकरों में से हो सकता है कुछ आपकी मित्रता भी हो। अब वो किस तरीके से अब इसको देख रहे होंगे, अब ये समझ में कि वो पहले मास्टर स्ट्रोक था कि अब मास्टर स्ट्रोक है। जैसे किसान आंदोलन में 3 काले कानून आए तब मास्टर स्ट्रोक था, जब वापस चले गए तो मास्टर स्ट्रोक है। तो वो बेचारे पापा की परियां और उनके प्रवक्ता खुद नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है ये परेशान, ये यूटर्न सरकार है, इसको परेशान है। चलिए ठीक है, राहुल गांधी जी ने लगातार, और हम सब लोगों ने, जितने सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, चाहे इंडिया अलायंस के हैं, उसके बाहर भी हैं, तमाम सामाजिक संगठन हो, चाहे ओबीसी समाज के हो, चाहे दलित समाज के हो, चाहे बहुजन समाज के संगठन, सब ने जातिगत जनगणना की बात, देर आए और आकर उन्होंने जातिगत जनगणना की बात कही। चलिए ठीक, अब जातिगत जनगणना में जो बजट दिया है 570 करोड़ रुपया करीब करीब देने की बात हो रही है। मेरे हिसाब से वो तो भरपूर तो है नहीं, मेरे हिसाब से उससे ज्यादा की जरूरत है, हजारों करोड़ रुपए की और की जरूरत होगी। क्या टाइम फ्रेम पीरियड है, क्या सवाल पूछे जाएंगे, और उसके बाद अफर्मेटिव एक्शंस क्या लिए जाएंगे। जब सारे की नट बोल्ट कस लिया है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के भी आपको याद करना चाहिए कि एक रात पहले मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की मीटिंग होती है सारे विश्वविद्यालयों में, क्योंकि सैनी साहब तो शिक्षाविद भी है, सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सारे विश्वविद्यालयों में आरएसएस के कुलपति बैठ चुके हैं, सारे प्रोफेसर आरएसएस बैकग्राउंड के आ चुके हैं, सारे असिस्टेंट प्रोफेसर आरएसएस बैकग्राउंड के आ चुके हैं। मैक्सिमम जगह जो दलित पिछड़े आदिवासियों को जो जगह मिलनी थी, उसको नॉन फाइंड सुटेबल करके उनको हटा दिया गया है। और उसके बाद अब जातिगत जनगणना की बात है। मैं ये जानना चाहूंगा नरेंद्र मोदी से कि जातिगत जनगणना कराने के बाद अफर्मेटिव एक्शन के तहत क्या 50% के रिजर्वेशन के कैप को, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, कैसे तो हम तो तोड़ेंगे। तुम्हारे पास दो मॉडल है, एक बिहार का मॉडल है जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर चैलेंज करके उन्होंने रुकवा दिया है। दूसरा तेलंगाना का मॉडल है जिसमें हम अभी 42% ऊपर आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी को आरक्षण देने की बात हमने सदन में कह दी है और हम कहने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अफर्मेटिव एक्शंस के तहत क्या क्या काम जातिगत जनगणना के बाद हो सकता है, ये सब समय बताएगा। लेकिन टाइम फ्रेम नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि कितने टाइम फ्रेम पीरियड में, कब से शुरू होगा, कब एंड होगा, कब उसके डाटा रिलीज होंगे और कब उस पर क्या एक्शंस होंगे, ये तो बताना पड़ेगा। कितने पैसे लगेंगे वो देना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे ज्यादा अगर इस जातिगत जनगणना को मूल रूप से, अगर ईमानदारी से किसी पार्टी ने, किसी नेता ने मजबूती से उठाया,
तो उसका नाम राहुल गांधी। उसके लिए देखा होगा सदन में किस तरीके से अनुराग ठाकुर का भाषण देखिए, किस तरीके से राहुल गांधी की जाति पर हमला, व्यक्तिगत हमला किया गया, और उन्होंने राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा तुम कितने भी हमले मेरे पर व्यक्तिगत गालियां दे दो, जातीय जनगणना इसी सदन के अंदर हो करें। अब दूसरा सवाल है पहलगांव का। पहलगांव के अटैक हुए हुए आज 22, आज हो गया करीब करीब 8 से 10 दिन। 10 दिन बाद भी कौन प्रिपरेटर्स हैं, किन्होंने मारा है, उनको कोई भी अभी तक कुछ भी हुआ नहीं। विपक्ष ने अपनी ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें नदारत रहे, वो बिहार की रैली में जाकर वो रैली कर रहे थे और हंसी ठिठोली कर रहे थे नीतीश कुमार के साथ। चलिए उनका विषय है, लेकिन उनके लिए, क्योंकि उनके लिए राजनीतिक चुनाव में भाषण देना ज्यादा महत्वपूर्ण था, राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा नहीं था। मुझे लगता है पहलगांव में जो मारे गए लोग हैं उनको शहीद का दर्जा नरेंद्र मोदी नहीं देना। आज तक किसी परिवार से मिलने तक नहीं गए नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी कल शुभम द्विवेदी के विधवा से मिलकर आए, उन्होंने उनके परिवार के लोगों की जो मांग थी उनको भी कहा। तो ये वही बताना चाहिए कि गृह मंत्री जो हेलीकॉप्टर लेकर वहां गए, वो हेलीकॉप्टर पहले क्यों नहीं किया? आप कह रहे थे बहुत दुर्गम रास्ते थे, मान लिया दुर्गम रास्ते थे, पहलगाम घाटी तक, बाइसन घाटी तक, तो आपने हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुंचाया जिससे हमारे 10-15 लोगों की जान बच सकती थी? वो टैक्स पेयर के पैसे से हेलीकॉप्टर से अमित शाह गए होंगे, कोई अपने घर के पैसे से नहीं गए होंगे, वो भारत की जनता के पैसे का हेलीकॉप्टर थे। दूसरा, वहां पर जो इनपुट्स थे, खुफिया इनपुट्स थे, उन खुफिया इनपुट्स के बावजूद जो दैनिक भास्कर की खबर थी, जिसको आपने हमने बातचीत भी की थी कि 30 नवंबर 2024 को एक विनय सुल्तान नाम के पत्रकार ने बकायदा छापा, और उसकी स्टोरी थी जिसको दैनिक भास्कर ने फ्रंट लाइन पे छापा, अपने फ्रंट पेज पर नई दिल्ली के अपने एडिशन पे। उसके बावजूद ये सरकार नहीं जगी। 200 उसमें आतंकवादी की बात कही जा रही थी, बाकी अन्य मुद्दे कहे जा रहे थे, उसके बावजूद ये सरकार जागी नहीं। हाँ, वहां पर झगड़ा था कि गृह मंत्री का आदमी खुफिया एजेंसी के एनटीआरओ के हेड पर अमित शाह का आदमी बैठेगा कि एनएसए डोभाल का आदमी बैठेगा, ये लड़ाई वहां चल रही थी। मुझे लगता है कि खुफिया इनपुट देने वाली जो संस्थाएं हैं वो खुद किम कर्तव्य विमूढ़ है, वो किसे करें, अमित शाह को करें कि अजीत डोभाल को करें। तो मुझे लगता है कि इन सब विषयों को पर ये सरकार तो यूटर्न सरकार है। अब पहलगांव के मुद्दे पर अब युद्ध, अब आपने कहा कि एक दिन तो कहा क्या आया कि सेना को हमने फ्री हैंड दे दिया। ठीक है, फ्री हैंड दे दिया तो चाइना वहां पर आकर बैठा हुआ है, बाकी अन्य मुद्दे आके बैठे, तो आपको बताना चाहिए ना। और विशेष सत्र आप क्यों नहीं बुला रहे? पाकिस्तान में संसद के अंदर चर्चा हो रही है, पाकिस्तान के सांसद भारत को ललकार रहे हैं वहां से। अरे भारत की संसद के अंदर चर्चा करो, बातचीत हो। नेहरू जी ने 1962 के युद्ध के बाद भी विशेष सत्र बुलाया, इंदिरा गांधी जी ने विशेष सत्र बुलाया, तो आप क्यों नहीं विशेष सत्र बुला रहे हो? विशेष सत्र बुलाने से क्यों भाग रहे हो? अब जो चीजें होने वाली हैं, या हो सकता है इंतजार हो रहा हो कि आरएसएस कोई सेना बनाए, क्योंकि मोहन भागवत कह रहे थे कि 48 घंटे हमें दीजिए, हम सेना बनाकर हम ले जाएंगे। हो सकता है आरएसएस की सेना जाए, हो सकता है आरएसएस द्वारा स्पॉन्सर्ड जो ये करनी सेना है यह जाए बॉर्डर पर लड़ने, हो सकता है कोई और जातिगत सेना जो आरएसएस ने बनाई है वह जाए, तो ये सब जाए और जाके लड़े पाकिस्तान से। हो सकता है ये लोग, इनका इंतजार हो रहा है कि इनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, तो हो सकता है वो ट्रेनिंग कितने घंटे में होगी, कितने राइफल चलाने, तो AK-47 कैसे चलाएंगे, कैसे वो फोर्स का तोप चलाएंगे, उन सब की ट्रेनिंग भी तो होगी ना।